ऋग्वेद भारत के प्राचीन वैदिक संस्कृति का मुख्य आधार है। आर्यों ने सप्त सिंधु प्रदेश में अपने आप को स्थापित करने के बाद जो भी प्रथम साहित्यिक रचना की, वो साहित्यिक रचना आज ऋग्वेद के रूप में दुनिया की सबसे प्राचीन साहित्य रचना है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात ऋग्वेद ही एक ऐसा प्रमाणित माध्यम है जो हमें भारतीय उपमहाद्वीप पर फल फूल रही वैदिक सभ्यता के रूप में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। इसीलिए ऋग्वेद का ऐतिहासिक महत्व भी अनन्य असाधारण है। ऋग्वेद का कोई भी एक निश्चित निर्माता और निश्चित समयावधि नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद की रचना विभिन्न ऋषि मुनियों ने अलग अलग समय काल में की थी। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि ऋग्वेद के अध्ययन से हम भारतीय सनातन संस्कृति के आदिम एवं शुद्ध स्वरूप को समझ सकते हैं। तो आओ दोस्तों, आज हम ऋग्वेद और ऋग्वैदिक काल की समग्र जीवन पद्धति को ऋग्वेद के माध्यम से ही समझने की कोशिश करते हैं। ऋग्वेद काल भारतीय इतिहास का वो समय है जब आर्य भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर पूर्ण रूप से स्थापित हो चुके थे। इस समय विभिन्न गुरुकुल अपनी परंपरा के अनुसार सूक्तों का निर्माण किया करते थे। ऋग्वेद के 10 मंडलों में से 2 से लेकर 7 तक के मंडल ऋषिकुल मंडल हैं और मुख्य रूप से यही ऋग्वेद का सबसे प्राचीन भाग है। बाकी मंडल ऋग्वेद काल की समाप्ति के समय जोड़े गए हैं। बहुतांशी इतिहासकार ऋग्वेद के पूर्व प्राचीन सूक्त रचनाओं के काल को और अंत में संहिता निर्माण के काल को 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच मानते हैं और इस संपूर्ण काल को हम वैदिक काल के रूप में देखते हैं। प्राचीन काल में ऋग्वेद की विभिन्न शाखाएं हुआ करती थी। ऋग्वेद में कुल मिलाकर 10 मंडल हैं, जिनमें 1028 सूक्त और उन सूक्तों में 10,580 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थान के लिए सप्त सिंधु का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है 7 नदियों का क्षेत्र। ऋग्वेद में कुल मिलाकर 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें सबसे प्रमुख नदी सिंधु तथा सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार तथा यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। इसी आधार पर ऋग्वेद काल का भौगोलिक क्षेत्रफल आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र तक ही सीमित माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल आधार कुल अर्थात परिवार होता था। परिवार का मुखिया कुलव कहलाता था। कुलों के आधार पर ग्रामों का निर्माण होता था, जिसका प्रमुख ग्रामीणी कहलाता था। अनेक ग्राम मिलकर विश्व का निर्माण करते थे, जिसका प्रधान विश्वपति कहलाता था। विश्व से जन बनता था, जिसका प्रमुख जनपति अर्थात राजा कहलाता था। अनेक जन मिलकर राष्ट्र बनता था, जिसका प्रमुख सम्राट कहलाता था। वेद में राजतंत्र के साथ साथ जनतंत्र का भी अस्तित्व समान रूप से दिखाई देता है। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था, लेकिन पितृसत्तात्मक समाज होने के बावजूद भी महिलाओं को यथोचित सम्मान दिया जाता था। इस काल में महिलाएं राजनीति में भाग लेती थी। महिलाएं अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भी भाग ले सकती थी। बाल विवाह, पर्दा प्रथा तथा सती प्रथा का प्रचलन ऋग्वैदिक काल में नहीं था, बल्कि स्त्री को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। ऋग्वैदिक काल में गार्गी, मैत्रेय, कात्यायनी, लोपमुद्रा, घोषा, अपाला जैसी विदुषी महिलाओं का वर्णन मिलता है। इसी के साथ साथ वर्ण व्यवस्था का प्राथमिक रूप हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलता है, जिसमें शिक्षा में पारंगत व्यक्ति ब्राह्मण, युद्ध में निपुण व्यक्ति क्षत्रिय, कृषि एवं व्यवसाय करने वाला व्यक्ति वैश्य और इन सबको सेवा देने वाला व्यक्ति शूद्र कहलाता था। किंतु यह व्यवस्था जन्म और जाति के आधार पर नहीं थी।